देश के मशहूर पत्रकार अजीज बर्नी ने राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद अपनी राय रखी है। क्या कुछ कहना है उनका, आइए सुनते हैं। नाज़रीन आदाब, नमस्कार। मैं अजीज बर्नी आपकी खिदमत में। आज मुझे चर्चा करना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उठाए जाने वाले सवालात और राहुल गांधी की संसद से सदस्यता चले जाने का। इसकी शुरुआत हुई 23 मार्च को सूरत के एक कोर्ट से राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाए जाने पर। इसके बाद संसद से उनकी सदस्यता नियमानुसार अपने आप ही खत्म कर दी गई, खत्म हो गई। अगले दिन 24 मार्च को इसका नोटिफिकेशन राहुल गांधी को मिल गया। यह घटना थी 2019 की, जब कर्नाटक विधानसभा चुनावों में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरनेम वाले लोगों के नाम लेकर उन्हें कहा था कि मोदी सरनेम वाले ही सब चोर क्यों होते हैं। इसके बाद उन्होंने नाम लिया नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी का। अब सुने एक बार उस जनसभा में राहुल गांधी ने अपने भाषण में क्या कहा। इसके बाद इस विषय पर मेरी चर्चा जारी रही। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। आपने सुना, राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरनेम वाले सब चोर क्यों होते हैं। फिर नाम लिए नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी। एफआईआर दर्ज की पूर्णेश मोदी ने। पूर्णेश मोदी का नाम राहुल गांधी ने इस क्रम में नहीं लिया। मोदी समुदाय का नाम नहीं लिया। मोदी सरनेम वाले जिन लोगों का नाम लिया, ये एफआईआर उनकी तरफ से या उनके बिहाफ पर किसी की तरफ से होती तो बात ज्यादा स्पष्ट रूप में समझ में आती। इसके बाद रविशंकर प्रसाद और स्मृति ईरानी ने भारतीय जनता पार्टी का बचाव करते हुए पूर्णेश मोदी की इस याचिका को उचित ठहराते हुए, उस पर चर्चा करते हुए कहा कि ओबीसी का अपमान है। इसमें ओबीसी या मोदी समुदाय को निशाना बनाकर उनको चिन्हित करके तो कोई बात नहीं की गई थी। मुझे हैरानी है कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया कि हमने, राहुल गांधी ने कहीं भी मोदी समुदाय के ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगाया है, कोई आरोप नहीं लगाया है। सिर्फ उन लोगों के लिए कहा है जो मोदी सरनेम रखते हैं और जिनके नामों को लेकर उन्होंने चोर होने का आरोप लगाया, जिनमें नीरव मोदी और ललित मोदी जो हिंदुस्तान से बाहर जा चुके हैं, उन पर यह आरोप सिर्फ राहुल गांधी ने नहीं लगाया। भारत छोड़ के जाने की जो वजह है वो भी सर्वविदित है, सबको मालूम है। हाँ, ऐतराज हो सकता है नरेंद्र मोदी के सरनेम पर कि उनका नाम भी लिया गया इस क्रम में। तो यहां ये वजाहत होना चाहिए कांग्रेस और राहुल गांधी की तरफ से कि ओबीसी समुदाय को निशाना नहीं बनाया गया, मोदी समुदाय को निशाना नहीं बनाया गया। कहीं भी ये नहीं कहा कि सभी मोदी चोर क्यों होते हैं। क्लियर किया नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी को। अब चर्चा करेंगे नरेंद्र मोदी के ऊपर लगाए जाने वाले इस आरोप पर, और इसके लिए मुझे सबसे पहले राहुल गांधी की उस प्रतिक्रिया को जो संसद
से उनकी सदस्यता चले जाने के बाद यानी 23 मार्च को ये निर्णय सामने आया अदालत का। 24 मार्च को उनकी सदस्यता गई संसद से और 25 मार्च को उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा वो ये कि मैं पार्लियामेंट में जो सवाल उठाने वाला था उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर गए थे। मैं उनसे पूछने वाला था कि अडानी से उनका रिश्ता क्या है। अडानी की शेल कंपनियों में जो 20,000 करोड़ रुपया लगाया गया है, ये रुपया किसका है? पहले सुने राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा, उसके बाद इस विषय पर मेरी चर्चा जारी रही। सवाल मैंने एक ही पूछा था, फाउंडेशन पे जाता हूं। अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। सवाल यह है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं ये किसके हैं? यह सवाल मैंने पूछा। मैंने पार्लियामेंट हाउस में प्रूफ देके जो मीडिया रिपोर्ट से मैंने निकाला, अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला। आपने सुना, राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि मैं संसद में ये सवाल उठाने वाला था कि गौतम अडानी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिश्ता क्या है। वो 20,000 करोड़ रुपया जो रक्षा उपकरणों के संबंध में अडानी की कंपनी में जो एक गंभीर मामला है लगाया गया है, ये पैसा किसका है? ये सुना आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसका जवाब अभी तक सरकार की तरफ से, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की तरफ से सामने नहीं आया है। लेकिन यहां मैं 28 मार्च को दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल के भाषण की कुछ लाइनें आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। पहले सुने अरविंद केजरीवाल ने 28 मार्च को विधानसभा में क्या कहा, उसके बाद मेरी चर्चा जारी रहेगी। अडानी तो केवल फ्रंट है। अडानी में सारा पैसा मोदी का लगा हुआ है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। कहते हैं अडानी के अंदर सारा पैसा मोदी जी का लगा हुआ है, अडानी केवल फ्रंट है, अडानी तो केवल मोदी जी का पैसा मैनेज करता है, मैनेजर है। उसको 10%, 15%, 20% इतनी कमीशन मिलती है, बाकी सारा का सारा पैसा मोदी जी का लगा हुआ है। अगर कल को जांच हो गई, जेपीसी बैठ गई, ईडी की जांच हो गई, सीबीआई की जांच हो गई, तो अडानी नहीं डूबेगा, मोदी जी डूबेंगे। जिस दिन अडानी डूबा उस दिन मोदी जी डूबेंगे। बोला जिस दिन अडानी दुनिया का सेकंड रिचेस्ट मैन बना था, अडानी दुनिया का सेकंड रिचेस्ट मैन नहीं बना था, मोदी जी दुनिया के सेकंड रिचेस्ट मैन बने थे। और अब मोदी जी का ख्वाब है, उनका सपना है कि वो दुनिया के रिचेस्ट मैन बनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री तो बन गए, वो दुनिया के रिचेस्ट मैन बनना चाहते हैं। आपने सुना, अरविंद केजरीवाल ने 20,000 करोड़ रुपए की राशि से कहीं आगे जाकर गौतम अडानी की समूची राशि को नरेंद्र मोदी की राशि बताते हुए क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि गौतम अडानी के पास जो सरमाया है उसमें कुछ परसेंट के अलावा ये सब का सब नरेंद्र मोदी का है। रिश्ते का भी उन्होंने जिक्र किया कि क्या रिश्ता है, मैनेजर हैं, उनके फंड को मैनेज करने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मैंने इस 17 मिनट के भाषण को कई बार सुना है, जिसकी कुछ लाइनों को अभी आपने सुना। अरविंद केजरीवाल ने इसमें जितने आरोप लगाए, मैं उन सब की चर्चा विस्तार से नहीं करना चाहूंगा। मैं केवल अडानी और नरेंद्र मोदी के रिश्तों का जो खुलासा अरविंद केजरीवाल ने किया,
उस पर चर्चा करना चाहूंगा। गौतम अडानी के आर्थिक साम्राज्य को जो उन्होंने नरेंद्र मोदी का आर्थिक साम्राज्य बताया, उस पर चर्चा करना चाहूंगा। ये राहुल गांधी के बयान से कहीं ज्यादा गंभीर मुद्दा है। इस आरोप पर क्यों नहीं प्रधानमंत्री की ओर से या भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई? यह तो आपकी जानकारी में है कि दिल्ली में मोदी हटाओ देश बचाओ ये पोस्टर लगाए गए, जिसके बाद 136 एफआईआर दर्ज की गई। कुछ लोगों को जेल भी जाना पड़ा। अब समझना होगा कि मोदी हटाओ देश बचाओ यह बड़ा मामला था, जो आम आदमी पार्टी के जरिए अपने पोस्टर के माध्यम से कहा गया, या दिल्ली विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विषय में कहा, वो ज्यादा गंभीर मामला है, उसका संज्ञान लिया जाना आवश्यक है। और बात केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर समाप्त नहीं होती, बल्कि सुने ये उनके भाषण का टुकड़ा भी, जिसमें वो साफ साफ समूची बीजेपी को आरोपित कर रहे हैं। ईडी और सीबीआई ने इस देश के सारे भ्रष्टाचारियों को एक पार्टी में इकट्ठा कर दिया। मंच पे इकट्ठा नहीं किया, एक पार्टी में, इनकी पार्टी में इकट्ठा कर दिया सारे भ्रष्टाचारियों को। ईडी वाले आते हैं, सीबीआई वाले आते हैं, रेड मारते हैं, यहाँ बंदूक रखते हैं, कहते हैं बता जेल जाना है कि बीजेपी में जाना है। देश के जितने लुच्चे लफंगे लुटेरे डाकू चोर हैं, सारे के सारे अब एक ही पार्टी में, बीजेपी में। तो आपने सुना किस तरह उन्होंने कहा कि ईडी सीबीआई उन लोगों के खिलाफ काम कर रही है जिन्हें वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में लाना चाहते हैं, और धीरे धीरे जितने भी ऐसे लोग हैं जो स्वीकार कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाना, सम्मिलित हो जाना, उनके ऊपर से ईडी की कार्रवाई समाप्त हो जाती है। सीधे सीधे ये कहा कि ईडी ने ये काम बहुत आसान कर दिया है। आने वाले कल में जब ईडी का छापा पड़ेगा तो सारे भ्रष्ट नेता एक ही कमरे में मिलेंगे, साफ तौर पे उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी को। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या कोई पूर्णेश नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, समर्थक हो, जो अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर एफआईआर दर्ज कराए? इसमें कोई हंगामा क्यों नहीं है? और यह भी हवाले से उन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के हवाले से ये 17 मिनट की स्पीच दिल्ली विधानसभा में दी। आगे मैं इस विषय पे कुछ विस्तार से कहना चाहूंगा। पिछले हफ्ते मैंने मॉर्निंग इंडिया, इंग्लिश डेली, अवामी न्यूज, उर्दू डेली, संवाद, हिंदी दैनिक, इन सभी में यह लिखा था कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है सत्ता भी उनकी हो, सरकार भी उनकी हो और विपक्ष भी उनका। उसमें मैंने संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी के पसंद के विपक्षी नेताओं में अरविंद केजरीवाल का नाम भी सामने रखा था। आज मैं इस पहेली को सुलझा नहीं पा रहा, इसलिए आपके बीच में हूं कि एक तरफ रामलीला मैदान पर संघ परिवार के माध्यम से, संघ परिवार के समर्थन से भारतीय जनता पार्टी के हित में अरविंद केजरीवाल ने जो मुहिम चलाई, उसके बाद वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, और आज जब विरोध का कारण सामने आ रहा है तो सबसे अग्रणी, सबसे आगे अरविंद केजरीवाल है। ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बहुत मुखर थी। पश्चिमी बंगाल के विधानसभा चुनाव का दौर देखिए, आज उनके सुर
कुछ बदले हुए हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर बहुत हद तक भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते रहे। इन सब लोगों को कहीं ना कहीं खमियाजा भी भुगतना पड़ा है। केसीआर की पुत्री के कविता शराब घोटाले की जद में है। ममता बनर्जी के मंत्री इसकी जद में आए। अरविंद केजरीवाल के मंत्री मनीष सिसोदिया भी इसकी जद में आए। असेंबली से सदस्यता जाने के मामले में समाजवादी पार्टी के मोहम्मद आजम खान और अब्दुल्ला आजम भी जद में आए। इन सभी पे आरोप दर्ज हुए, एक्शन लिया गया। अरविंद केजरीवाल पर क्यों नहीं? सवाल सरकार से नहीं है, सवाल उनसे है जिनसे मैं बात कर रहा हूं। मैं प्रशंसा करूंगा अरविंद केजरीवाल की। साहस किया उन्होंने। प्रधानमंत्री के बारे में जो कुछ उनकी जानकारी में आया, उन्होंने जिस हिम्मत से सामने रखा, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अभी तक किसी भी पार्टी के किसी भी नेता के जरिए इतने साफ लफ्जों में विधानसभा या संसद के पटल पर इन सच्चाइयों को नहीं रखा। क्या भारतीय जनता पार्टी उनसे डरती है? जो राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मुझसे डरते हैं, इसलिए संसद में मुझे बोलने नहीं दिया गया। फिर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की इतनी ताकत नहीं है दिल्ली में कि बोलने से रोक सके। लेकिन अदालतों का दरवाजा तो खुला है, जनता के बीच जाने का दरवाजा तो खुला है। अरविंद केजरीवाल को क्या सरकार का डर नहीं है? या सरकार को अरविंद केजरीवाल के इन बयानात से कोई डर नहीं है? कोई एक बात तो है जिसे समझने की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली से चुनाव लड़े, मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ और जीते। अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस से चुनाव लड़े, भले ही हार गए। लेकिन आज ये समझना होगा कि उनके इस भाषण के बाद, यहां मैं ये भी बताना जरूरी समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल का उदय, उनकी पार्टी का उदय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से हुआ, जो अन्ना हजारे ने रामलीला मैदान में किया। उसके सबसे प्रमुख साथी अरविंद केजरीवाल थे। अगर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस की सरकार चली गई, तो क्या आज उन्हीं मुद्दों को जब अरविंद केजरीवाल उठा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली जाएगी? अभी तक तो जितने भी इशू हुए हैं, चाहे वो नोटबंदी का मामला हो, चाहे वो धर्म को बीच में लाकर धर्म पर आधारित राजनीति का मामला हो, चाहे कोविड का मामला हो, हर मामले में जनता ने उनका साथ दिया है, वो चुनाव जीते हैं। और मुझे तो लगता है कि अरविंद केजरीवाल के उठाए गए इन मुद्दों को अगर समूचा विपक्ष, जो आज राहुल गांधी की संसद से सदस्यता चले जाने के बाद एकजुट हो रहा है, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं, अगर इन सारे मामलों को लेकर जनता के बीच चले जाएं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली जाएगी? या सिर्फ ये आरोप नरेंद्र मोदी तक सीमित रह जाएंगे? ये वो पहेली है जिसे मैं चाहता हूं कि सुलझाने में आप सब लोग इस चर्चा में जुड़ें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार यूज एंड थ्रू की पॉलिसी अपनाता है, आज कहीं उन्हें लगता हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका भी समाप्त हो गई है, ये समाप्त होने वाली है।
भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही अब अगर किसी और का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए सामने रखा जाए, उसका माहौल तैयार किया जा रहा है। और इस माहौल को तैयार किए जाने में कहीं ना कहीं उनका सहयोग हो। याद करें, लाल कृष्ण आडवाणी प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग, राम मंदिर का इशू 6 दिसंबर 1992 याद करें, उसके बाद आडवाणी की रथ यात्रा याद करें। यह इशू तो लाल कृष्ण आडवाणी का दिया हुआ था। ये जरूरत खत्म हो गई, वो आज भी जीवित हैं, लेकिन कभी भी उनका नाम नरेंद्र मोदी का नाम सामने आने के बाद इस चर्चा में नहीं हुआ, नहीं शामिल हुआ। बलराज मधोक की किताब पढ़ी थी मैंने। बलराज मधोक खुद हाशिए पर चले गए जब उनकी जरूरत खत्म हो गई। मुरली मनोहर जोशी आज हाशिए पर है। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जिनको श्रेय दिया गया था भारतीय जनता पार्टी के लोगों के जरिए कि बाबरी मस्जिद को ढहाने में उनका बहुत बड़ा रोल है, और एसआर बम्बई केस में उनकी उत्तर प्रदेश सरकार भी चली गई थी। भारतीय जनता पार्टी की 4 सरकारें भी चली गई थी। उमा भारती बहुत मुखर थी, केंद्रीय मंत्री भी रही। आज ये सब हाशिए पर है। नरेंद्र मोदी का उदय होने के बाद हाशिए पर चले गए। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल के चेहरे को नहीं, वो आम आदमी पार्टी के नेता हैं। आम आदमी पार्टी को ही राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा करना चाहते हैं, और शायद जिस तरह उनकी सरकार दिल्ली में बनी, 70 में से 67 सीट्स उनको मिली, जिसका आज जिक्र करते हुए उन्होंने विधानसभा में 28 मार्च को कहा भी कि कितने लोगों को तोड़ेंगे। केसीआर का फोन आया उनके पास कि आपकी सरकार जाने वाली है। फिर जिस तरह पंजाब में उनकी सरकार बनी, क्या वो संघ परिवार को बहुत ज्यादा समझते हैं, या वो ईवीएम को बहुत ज्यादा समझते हैं, या वो जनता की मानसिकता को बहुत ज्यादा समझते हैं, या वो आज के राजनीतिक माहौल को बहुत ज्यादा समझते हैं? कहीं ना कहीं कुछ तो है कि कोई भी बात जो अरविंद केजरीवाल के जरिए कही जाती है, उस पर कार्रवाई इतनी बड़ी नहीं होती जितनी बाकी लोगों पर होती है। मैं फिर कहूंगा, अरविंद केजरीवाल जी, कारण जो भी हो, जो मुद्दे आपने उठाए हैं, इन्हें विधानसभा के बाहर आम सभा में लेकर आइए, जनता के बीच में आइए। आज आप उस समूचे विपक्ष का एक हिस्सा हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विरोध में है। मैं ये नहीं कह रहा हूं राहुल गांधी या उनकी सदस्यता लेने के विरोध में। भारतीय जनता पार्टी के इस आचरण और सरकार की उन बातों को लेकर जिन्हें अपनी विधानसभा में आपने उठाया, सीधे कहें तो करप्शन को लेकर जनता के बीच जाएंगे। अभी 1 वर्ष से ज्यादा का समय है। मैं इसी अनुरोध के साथ अरविंद केजरीवाल से भी और अपने सभी दर्शकों से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इन तथ्यों को गहराई से समझना होगा। अरविंद केजरीवाल सदन में झूठ नहीं बोल रहे हैं, और अगर झूठ बोल रहे हैं तो ये मामूली बात नहीं है। उनके ऊपर कहीं ना कहीं संज्ञान लिए जाने की आवश्यकता है, और अगर सच बोल रहे हैं तो इतना गंभीर आरोप है कि प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए या उनसे त्यागपत्र मांगना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के जिस नेता ने उन तक ये बात पहुंचाई है, उन जैसे नेताओं को अरविंद केजरीवाल पार्टी के अंदर तलाश करें और कहें कि विद्रोह पार्टी के अंदर से हो। देश हित में यही होगा, भारत के हित में यही होगा कि इस करप्शन को रोकने के लिए आप सब एक साथ आए। धन्यवाद। मैं इन शब्दों के बाद
अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। शुक्रिया। जय हिंद।